दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। 2024 लोकसभा चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होगा। ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल की तलाश में आज हर कोई यूट्यूब, फेसबुक या यूँ कहूँ कि सोशल मीडिया को खंगालते रहते हैं। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। अगर आपको याद है तो ये बात 25 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में बोली थी। अब इसके पीछे क्या सोच थी? क्या ये बात सिर्फ सकारात्मक तौर पर बोली गई या इसके आंकड़े और आधार भी हैं? तो आज हम आपको इसके आंकड़े और आधार बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्यों एनडीए और इंडिया का मुकाबला नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस का ही मुकाबला होगा। अब जीत किसकी होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। आइए सबसे पहले बात करें लोकसभा चुनाव 2021 की या 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो 190 सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने टक्कर हुई। इसी तरह 2014 में भी 185 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2024 में इंडिया को यानी गठबंधन को जीतना है या कहें कि मोदी को सत्ता से बेदखल करना है तो कांग्रेस को मजबूत होकर चुनाव लड़ना होगा। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी क्योंकि आज के परिवेश में भी बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला करीब करीब 180 से 200 सीटों पर होने जा रहा है। आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। 219 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 190 सीटों पर सीधी टक्कर हुई। इसमें से 176 सीटें बीजेपी ने जीती और केवल 14 सीटें ही कांग्रेस को मिली। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ उनमें 100 सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दखल यानी इंडिया लगभग ना के बराबर है। ये सीटें हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा। यानी इन सीटों पर कांग्रेस के मजबूत होने पर भी बीजेपी को हराया जा सकता है। अगर यहां कांग्रेस मजबूत होगी तभी यहां बीजेपी हार सकती है। इन प्रदेशों में गठबंधन के घटक दल नहीं बल्कि सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है और अमूमन यही स्थिति 2014 में बनी थी। 2014 में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच 185 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी। बीजेपी ने 162 और कांग्रेस ने केवल 23 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था उनमें से 141 सीटें ऐसी थीं जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा यानी इंडिया में जो दल हैं वो लगभग नहीं के बराबर था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा में सीधी टक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस को छोड़कर इंडिया के 25 दलों में से किसी का भी कोई यहाँ प्रभाव ज़्यादा दिखाई नहीं देता। अब सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस के लिए ये है कि इन राज्यों में 131 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी 50% से भी ज़्यादा वोटों से जीती है। मतलब ये कि गठबंधन के बावजूद भी कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। आमने सामने वाला फॉर्मूला भी यही फेल होगा। अगर स्थिति 2019 वाली रही तो वैसे अब 2019 वाला जो मोदी क्रेज है या मोदी लहर है वो भी दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर वो रही तो 50% के मार्जिन से, क्योंकि भाजपा ज़्यादा सीटें जीती है, तो ये गठबंधन भी काम नहीं कर पाएगा। अब भविष्य में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए कांग्रेस को अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना ही होगा, उसे अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी
और बीजेपी को 50% से नीचे वाली पोजीशन पर लाना पड़ेगा। यानी 50% अगर कांग्रेस लेकर के जाए और 50 से नीचे आमना सामना में अगर बीजेपी रहे, तब कहीं जाकर कांग्रेस मुकाबला बना पाएगी। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए, जो बीजेपी गठबंधन है, जिसे एनडीए गठबंधन कहा जाता है, उसमें 38 पार्टियां हैं टोटल। इनके जो टोटल सांसद हैं वो हैं 329। अकेले बीजेपी के इन 329 में से 301 सांसद हैं। यानी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा दल, या कहूँ कि पूरा दल ही अपने आप में बीजेपी है। एनडीए की 37 में से 9 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव में कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, मतलब उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं था। मतलब 9 दल लोकसभा के ऐसे दल हैं कि उनका केवल वोट बैंक है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है। 16 प्रत्याशियों ने कैंडिडेट तो खड़े किए एनडीए में से, लेकिन एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। यानी उनका कोई भी सांसद नहीं है। 7 पार्टियों ने एक एक सीट जीती है। इनमें से ज़्यादातर पूर्वोत्तर की पार्टियां हैं, जैसे मेघालय में एनसीपी, नागालैंड की एनडीपीपी, झारखंड की एजोसलम, सिक्किम की एसकेएम, आईएमडीएम के मिजोरम में एमएनएफ और एनसीपी अजित पवार महाराष्ट्र से। 5 पार्टियों के 22 सांसद हैं। इनमें सिंधे शिवसेना के 13, जो सिंधे गुट है जो शिवसेना से टूट के आया, उसके 13 सांसद वो लेके आए। लोजपा पशुपतिनाथ जो बिहार से है, और लोजपा चिराग पासवान के 6 और अपना दल के 2 सांसद हैं। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों के पास जो सांसद हैं वो किसकी बदौलत है। ये बागी गुट हैं। क्या ये सांसद इनको वापस मिलेंगे या इनके कहे जाएंगे, ये अतिशयोक्ति है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेला जो वोट शेयर मिला वो था 37% के आसपास, यानी 37.7 के आसपास। वहीं 37 पार्टियों का, जो बाकी बची 38 में से 37 पार्टियां, उनका वोट शेयर था केवल 7%। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे गठबंधन में, एनडीए में, कितनी भागीदारी बीजेपी की और कितना 37 बाकी दलों की है। यानी एनडीए का जो कुल वोट शेयर लगभग 45% के आसपास बनता था, सबको मिला के, जो आज की स्थिति में बनता है, और सबसे ज़्यादा इसमें बीजेपी का। इससे साफ है कि एनडीए में भले ही 38 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य पार्टी बीजेपी ही है। अब बात करते हैं इंडिया के आंकड़ों की। इंडिया मतलब INDIA। विपक्षी दल INDIA में कुल 28 दल हैं। दलों की संख्या तो एनडीए के हिसाब से कम है। इनके कुल 141 सांसद हैं टोटल, अगर सबके मिला दिए जाएं, और इसमें अकेले कांग्रेस के 49 सांसद हैं। वहीं 3 पार्टियों के 63 सांसद हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के 23, डीएमके के 24 और जेडीयू के 16 सांसद शामिल हैं। इसके साथ ही 12 पार्टियों के 29 सांसद हैं। इनमें आम आदमी पार्टी, उद्धव शिवसेना, सपा एनसीपी शरद पवार, लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा 10 पार्टियों का अपना कोई सांसद नहीं है। इसमें राजद, रालोद और पीडीपी जैसी पार्टियां हैं। इनका केवल वोट बैंक है, सांसद नहीं है इनके पास। इंडिया का कुल वोट शेयर करीब करीब 38% है। इसमें से कांग्रेस का सबसे ज़्यादा वोट शेयर करीब 20% है। अब आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि सीधा मुकाबला इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा। कांग्रेस को अपना खुद का वोट शेयर 30% से ज़्यादा करना होगा तथा गठबंधन में सबसे ज़्यादा भागीदारी लेनी होगी। दोस्तों, अगर 1991 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों को छोड़ दें तो कांग्रेस 3 दशक यानी पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा समय से 30% वोट शेयर हासिल नहीं कर पाई। 30 साल से ज़्यादा हो गए। केवल 91 में ही उनको एक बार 36% वोट मिले थे।
यही वो साल था जब देश में दूसरी पार्टी बीजेपी का उभार हुआ। बीजेपी ने जो रफ्तार पकड़ी है वो 91 में पकड़ी। इस चुनाव में बीजेपी को 20% वोट मिले। दरअसल ये पहली बार था जब कांग्रेस और जनता पार्टी के बाद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 20% वोट मिले। और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि 91 और 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ एक रोचक अगर फैक्ट्स जाने तो ये है कि 1991 में बीजेपी को 20% वोट और कांग्रेस को 36% वोट मिले। वहीं 2019 में इसका ठीक उल्टा है, बीजेपी को 37% हो गए जो कभी कांग्रेस को लगभग 36% होते थे। वहीं कांग्रेस को 20% वोट मिले जबकि 91 में बीजेपी को 20% वोट मिले थे। यानी 91 का 19 जो है वो ठीक उल्टा है और ये एक रोचक आंकड़ा है। 91 और 19 उसको उल्टा अगर करें तो ये ठीक उल्टा है, बीजेपी के वोट शेयर और कांग्रेस के वोट शेयर। वहीं 98 में कांग्रेस और बीजेपी को बराबर बराबर वोट मिले, यानी 26% वोट शेयर मिला था दोनों को। और इससे एक बात साफ हो जाती है कि 2024 में भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होने जा रहा है। ये बात इस बात को स्पष्ट कर देती है, जब तक कांग्रेस खुद को मजबूत नहीं करेगी, अपनी भागीदारी नहीं बढ़ाएगी, तब तक ये कहना कि मोदी को सत्ता से हटाया जा सकता है शायद अतिशयोक्ति होगी। अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय दुबे की बात करें तो वो कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% तक था। स्ट्राइक रेट आप समझते ही हैं कि जितनी सीटों पर वो लड़े उनमें से 92% तक आप जीत गए बीजेपी वाले। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ना के बराबर था, बहुत सारी सीटों पर लड़े लेकिन बहुत कम सीटें उनको हाथ लगी। कांग्रेस को कम से कम 188 सीटों पर अपने प्रदर्शन यानी स्ट्राइक रेट को 50% से 70% तक सुधारना होगा, ऐसा दुबे का कहना है। यानी कांग्रेस को बीजेपी से कई सारी सीटें छीननी पड़ेंगी जो मौजूदा में बीजेपी के पास हैं, उन्हें कांग्रेस को लेना होगा, वरना 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। इन सीटों पर इंडिया यानी INDIA में शामिल कोई भी दूसरी पार्टी उसकी मदद भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका वहां कोई जनाधार नहीं है। सीधा टकराव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और 50% से ज़्यादा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, बीजेपी की ने जीत दर्ज की है। तो सारा अगर विपक्ष एक तरफ भी मिल जाएगा तभी भी मुश्किल पैदा होगी, यानी सब कुछ कांग्रेस को अब करना ही पड़ेगा। वहीं गठबंधन के लिहाज से जो मुश्किल वाले राज्य हैं वहां पर भी गेंद कांग्रेस के ही पाले में है। यहां पर भी कांग्रेस को ही तय करना है कि वह इन राज्यों में सीटें लेने पर जोर देगी या उन्हें दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ेगी। जब सीधा मुकाबला इनके साथ है, दूसरी पार्टियों का जनाधार नहीं है, तो स्थिति ये आएगी कि वो सीटें कांग्रेस लड़े या वो अपने सहयोगी गठबंधन दलों को दे। दोनों स्थितियों में यह गठजोड़ कामयाब होगा या नहीं, कांग्रेस की रणनीति और रवैये पर ही निर्भर करेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई कहते हैं कि साल 2014 में और साल 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी, वहां पर बीजेपी ने 90% सीट जीती हुई थी, वही 92% का जो स्ट्राइक रेट था। हालांकि इस बार स्थिति थोड़ी अलग नज़र आती है, ऐसा उनका मानना है। इंडिया के क्षेत्रीय गठबंधन से कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ताकत मिलती नजर आ रही है। किदवई ऐसा मानते हैं कि ये गठबंधन कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती पैदा करेगा, कांग्रेस अपनी सीट बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। कांग्रेस ने हिमाचल के साथ ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीता, इससे जनता के बीच जो टिकाऊ पार्टी का तमगा लगा वह कुछ राज्यों में कांग्रेस के लिए जो वोट काटने वाली पार्टी भी जैसे सपा की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जो केवल वोट काटने का काम करते थे और कांग्रेस को हरा दिया करते थे, उसका असर नहीं होगा। इसी तरह आम आदमी पार्टी यानी आप ने कांग्रेस को गुजरात विधानसभा में चुनावों में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। आपने देखा होगा गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ी होती तो निश्चित रूप से हो सकता था कि वहाँ भाजपा कम से कम इतने मजबूत बहुमत के साथ नहीं जीतती
और वही हुआ हिमाचल में। वहाँ आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का हुआ, तो हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई। वहीं पंजाब और दिल्ली में तो उन्होंने कांग्रेस को ही सत्ता से ख़त्म कर दिया, पूरा का पूरा वोट शेयर अपनी तरफ कर लिया। देखा जाए तो गुजरात, पंजाब और दिल्ली को मिलाकर 46 लोकसभा सीटें हैं। यानी अगर दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो यहाँ पर 10 से 15 सीटें जीतने की गुंजाइश बन सकती है। यानी इन वोट काटने वाली पार्टियों के साथ आने से कांग्रेस का रुतबा ही बढ़ेगा, ये ताकत कांग्रेस को मिलेगी, ऐसा कहना है किदवई का। तृणमूल भी पूर्वोत्तर के राज्यों और गोवा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुकी है। ऐसे में साथ आने से कांग्रेस को फायदा ही होगा। यानी तृणमूल के आने से कांग्रेस को 10-15 सीटों पर फायदा मिलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में भी यदि तृणमूल ने कांग्रेस को 3-4 सीटें दी तो वह उन पर मजबूती से लड़ेगी। वहीं यूपी की 4 से 5 सीटों पर भी कांग्रेस को फायदा होगा। लोकसभा की 150 सीटें ऐसी हैं जिन पर तृणमूल, जेडीयू, डीएमके, राजद, आम आदमी पार्टी मजबूत है। ऐसे में यदि बीजेपी से सीधे मुकाबले वाली सीटों पर कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटें जीत लेती है तो बीजेपी को रोका जा सकता है। यानी इस स्थिति में वाईएसआर, कांग्रेस, वाईआरएस और बीजू जनता दल जैसी पार्टियां अहम होंगी और इंडिया में शामिल पार्टियों से इनका कोई राजनीतिक बैर नहीं है। इसीलिए कांग्रेस का जीतना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि कांग्रेस 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में अपना पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि 2019 में यहाँ की 65 में से 63 सीटों पर कांग्रेस हार गई थी। यानी अगर कांग्रेस यहाँ से आधी 30 सीटें भी लाती है तो उसे काफ़ी फायदा मिल सकता है। कांग्रेस 2024 में 100 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, तभी इंडिया यानी आईए बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को चैलेंज दे पाएगी और जो उन्होंने नारा दिया है मोदी हटाने का, सत्ता परिवर्तन का, उस नारे को तभी वो पूरा कर पाएगी। अब देखना ये होगा कि इस बंदर बांट में या इन सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को कितना मिलता है और वो अपने साथी सहयोगी दलों को कैसे साध पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस रिपोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य और जो आंकड़े वो यही कहते हैं कि मुकाबला एक बार फिर 2024 में भी एनडीए और इंडिया का नहीं बल्कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में भी होगा। मिलते हैं एक बार फिर। नमस्कार।